यस, वेलकम बैक टू दिस क्लास बच्चों। वेक्टर टॉपिक चल रहा है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं और उसी को आज हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, पहला एग्जांपल, दो वेक्टर की एडिशन, उनके बीच में कभी एंगल दिया होगा नहीं दिया होगा और कुछ अननोन वैल्यूज़ हमें पूछेंगे। यहाँ से हमें वेक्टर की एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, दी वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर दिए ए एंड बी, इज मैक्सिमम। क्वेश्चन के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। देन द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज, और चार ऑप्शन दिए हैं। पहला 0 डिग्री, दूसरा दिया है 30 डिग्री, तीसरा दिया है 45 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन दिया है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, एक 30 सेकेंड का वक्त ले लो, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई टू विजुलाइज और किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, सभी चीज़ों को थोड़ा थॉटफुली रिकॉल करो। यस एवरीवन, किसी ने ट्राई किया बच्चों? कोई है बता सकता है? दो वेक्टर, अगर इनका आंसर मैक्सिमम आता है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? सर आर्यन, 0। 0? किसी को लगता है 0? और कोई है जिसको 0 लगता है? यस सर 0। 0 आएगा, यस सर। राइट? तो इसका सही जवाब है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 सिचुएशन से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम मैक्सिमम फोर्स लगाना चाहें तो सेम डायरेक्शन में लगाओ। 5 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, एक ही दिशा में लगाओगे तो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला से भी हमने देखा था, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 5 + 2 दैट इज 7 न्यूटन। ठीक है, अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? √2² + 5²। अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, 5 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, a माइनस बी करेंगे या p माइनस क्यू करेंगे, इट इज़ 5 - 2, कितना आएगा ये? 3 न्यूटन। हाँ, अगर इसको p ले लेते हो तो -3 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर, तो मैक्सिमम आंसर कब आएगा? व्हेन द थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री का हो, देन द आंसर विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। जब 180 डिग्री का एंगल हो तो वहाँ पे क्या आ रहा है? मिनिमम। ठीक है, और ये इसके बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, द वेक्टर सम, और आज इसकी डीपीपी मिल जाएगी बच्चों, एक 20-30 क्वेश्चन इसके अंदर पूरा प्रैक्टिस कर लेना। फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, चार ऑप्शन दिए हैं, 2 न्यूटन, 7 न्यूटन, 18 न्यूटन एंड ऑप्शन डी 20 न्यूटन। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। दो वेक्टर है, 10 न्यूटन 6 न्यूटन के, दो फोर्सेस हैं, उनकी वैल्यू क्या आ सकती है? उनको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ सकती है? क्या 2 न्यूटन उनका आंसर आना पॉसिबल है? 7 न्यूटन, 18 न्यूटन, 20 न्यूटन।
तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लेते हैं. दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरीवन. दो वेक्टर है, एक को P मान लेते हैं. P लेट से P वेक्टर 10 न्यूटन का है और Q जो वेक्टर है वो है, एरो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिर्फ. एरो दिखाऊंगा मैं यहाँ पे तो मुझे IJ लिखना पड़ेगा. ठीक है, दैट वी आर नॉट राइटिंग. ओके, इन दोनों वेक्टर का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है बेटा? अगर P और Q किसी ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इनका मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? 16 न्यूटन. यस, जब उन दोनों को सेम डायरेक्शन में हम लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 न्यूटन. मिनिमम आंसर कितना आ सकता है इनका? 4 न्यूटन. मतलब अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा हमारा? यहाँ पे मैंने किया P प्लस क्यू रिजल्टेंट निकालने के लिए. यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P माइनस क्यू. कौन सा फॉर्मूले से कर रहे हो सर आप? ये वो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. ठीक है, जब एंगल 0 डिग्री का हो, सेम हो, तो P प्लस क्यू आता है. उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखो, व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर, ये फॉर्मूला के अंदर cos 0 1 हो जाएगा, ये टर्म इतनी हो जाएगी और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. मिनिमम कब होगा? 180 डिग्री पे. 180 डिग्री पे cos 180 की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू गेट रिजल्टेंट P माइनस क्यू. 90 डिग्री का एंगल होगा तो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ये पता है हमें अभी. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आंसर हमने देखा कितना आ रहा है. मिनिमम आंसर 4 न्यूटन. 4 न्यूटन आएगा. सो 10 माइनस 6 हमारा आंसर आ रहा है 4 न्यूटन. ये दोनों जो वेक्टर्स है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, दो फोर्सेस है, राइट. इनको अगर मैक्सिमम पूछे जाएगी कि दोनों दो फोर्सेस है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन को मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, ये हम कहेंगे 16 न्यूटन. क्या इन दोनों फोर्सेस से 16 न्यूटन से ज़्यादा आंसर निकालना पॉसिबल है क्या? ये दो फोर्सेस है, इनको ऐड करके 16 न्यूटन से ज़्यादा आंसर आ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? 18 और 20. 18 और 20 यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि 18 न्यूटन और 20 न्यूटन का रिजल्टेंट 10 न्यूटन और 6 न्यूटन से ना हो पावे. 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट प्रोड्यूस द फोर्स 18 एंड 20 न्यूटन. वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 16 न्यूटन, जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा. हमने मिनिमम फोर्स देखा तो इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो मिनिमम कम से कम कितना फोर्स क्रिएट होगा रिजल्ट में? हमने देखा 4 न्यूटन. तो इसको देखते हुए और एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा? 2 न्यूटन. 2 न्यूटन. So these two forces cannot create a force of 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स. चाहे अपोजिट डायरेक्शन में भी क्यों ना खींचो, कम से कम 4 न्यूटन का फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी. तो आंसर कौन सा पॉसिबल है? 7 न्यूटन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों जो है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन कितना फोर्स क्रिएट कर सकते हैं? सो रिजल्टेंट फोर्स दे कैन क्रिएट इज नथिंग बट 4 न्यूटन से लेकर 16 न्यूटन तक. ये इस क्वेश्चन की समझ थी कि दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन से मिनिमम 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मैक्सिमम 16 न्यूटन लग सकता है. ठीक है, 7 न्यूटन कब लगेगा? इनके बीच में कुछ एंगल हो सकता है. अगर यहाँ पे दो वेक्टर है, ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, इसके बीच में अगर हम एंगल चेंज करते जाएंगे 30 डिग्री, 31 डिग्री, 20 डिग्री, तो अलग अलग आंसर मिलेगा हमें, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन कि एंगल कितना रखा है, वी कैन गेट द वैल्यूज बिटवीन 4 न्यूटन टू 16 न्यूटन. 8 न्यूटन भी आ सकता है, 15 न्यूटन भी आ सकता है आंसर. ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना आएगा. क्या 7 न्यूटन आ सकता है? क्या हमने कहा आ सकता है, क्योंकि सभी तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं. फाइन, वो कितने एंगल पे आएगा ये नहीं पूछा है, राइट. सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एवरीवन आए का मानस लक्ष्य का बेटा? मानस, आलय का मानस. शेख हमीद बेटा समझ रहा है तेरे को? ये जो कुछ बच्चे हैं जो खुद से होके बात नहीं कर रहे हैं, राइट, इसको पूछते हैं. शेख हमीद, सी इफ यू डोंट आंसर आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास. सो नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू, यू शुड आंसर. ठीक है. एग्जाम्पल 3 और एक क्वेश्चन बनाते हैं. चलो, गिवन, और जितना मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वेक्टर के, इसके बाहर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. गिवन C इज इक्वल्स टू ए वेक्टर
plus b vector, also the magnitude, this question are like exercising our brain, magnitude of a vector, b vector and c vector are 12, 5 and 13 units respectively. Full stop. The angle between a vector and b vector is, चार ऑप्शन दिए यहाँ पे, 0 डिग्री, π/4 रेडियन, π/2 रेडियन और ऑप्शन डी दिया है पाई रेडियन. So 0. 0 आ रहा है? 0. इतना जल्दी, इतना कॉन्फिडेंट, क्या बात है. चलो राधिका आला का बेटा आंसर. से बेटा सबको बात करनी पड़ेगी, ठीक है. यस, गुड. Oh sir. यस. सर्वेश, प्रशांत, आएगा बेटा तेरा आंसर? यस नो में भी आंसर चलेगा हमें. सर एक मिनट. यस. प्रशांत का आया क्या आंसर? प्रशांत 1 minute. ओके. शेख हमीद, आएगा बेटा तेरा आंसर? आ रहा है सर. गुड. आ रहा है सर, ऑन द वे है, 2 मिनट में आ जाएगा. चलो, जिनको कुछ आइडिया नहीं आ रही है उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ. इस फॉर्मूला के तहत हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है. ये फॉर्मूला हमें पता है, 2 वेक्टर के एडिशन का ये फॉर्मूला होता है, राइट. यहाँ पे आर के जगह पे सी लिख देंगे. सी इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. हमें ए बी सी की वैल्यू दी है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी वेक्टर्स आर 12, 5 एंड 13. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर कितना है, ए कितना मैग्नीट्यूड का है, बी कितना है, सी कितना है, वो दिया है. ए दिया है 12. जब a इज इक्वल टू 12 लिखेंगे ना, ये लिखना गलत होगा. a के ऊपर एरो कब लिखोगे? जब उसके सामने i कैप जे कैप कुछ लिखा हो, ठीक है. हम a का सिर्फ नंबर लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एरो नहीं देना, ठीक है. b कितना है, मैं सही तो लिख रहा हूँ ना, हाँ 5. और c कितना है यहाँ पे 13. तो यहाँ पे पुट कर देंगे, c को हम 13 पुट कर देंगे. √a² मतलब 12² b² मतलब 5² प्लस 2 इंटू ए कितना है 12 इंटू ये 5 इंटू कॉस थीटा. इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है थीटा. मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा कि ये सॉल्व करना हमें आता है कि नहीं. खुद का चेक कर लो कि कितना आता है हमें मैथ्स. तो 169 आएगा और रूट में 169 रूट निकल चला के जाएगा. बाद तो 1 आएगा ना, वो कॉस थीटा 1 आ रहा है मतलब. Yes sir. यस, गुड. तो चला मित्रांनो, मंडळींनो, इसका स्क्वायर कर देते. 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 169. तो ये इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस ये 25 प्लस ये कितना आएगा 120 कॉस थीटा, ठीक है. सो 169 माइनस 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा. सही किया मैंने? देखो एक बार सभी लोग चेक करें, मुझे आंसर बताएं. करो जल्दी जल्दी, सभी लोग चेक करें अपना अपना आंसर. लेफ्ट में देखो क्या आ रहा है. 0. तो कितना आसान हो गया फिर. लेफ्ट में 0 आ रहा है, राइट. 120 कॉस थीटा. तो कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा. 0/120 0 ही रहेगा ना. तो Yes, थीटा इज इक्वल्स टू लिखेंगे कॉस इनवर्स 0. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, कौन से एंगल पे आती है? तो हमने देखा 90 डिग्री पे आती है.
तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल पूछा है हमें, ये तो वैल्यू आ गई ना, कॉस degree. थीटा इज इक्वल्स टू 0 बराबर। तो थीटा कौन से वैल्यू पे 0 आता है, हमने कहा 90 डिग्री पे आता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई बाई 2, 90 degree. 90 डिग्री, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसका। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, प्लीज सी। गलती से भी गलती मत करना, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका, सी। तो जल्दबाजी में हो सकता है कि हम इसको देखें कि कॉस 0 0 आ रहा है, मतलब 0 आंसर नहीं, कॉस की वैल्यू 0 कब आ रही है वो एंगल पूछा है हमें, दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? किसी को कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ बना देते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन। अभी तो हमने बात की कि ऐड करना सीख गए हम। अगर एंगल की बात आई तो एंगल को कैसे डील करेंगे हम? द एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल मेड बाय द वेक्टर a is equals to I cap plus j cap. A vector is equals to I cap plus j cap with x axis is, चार ऑप्शंस हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्रीज। सिंपल से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये हम अलग अलग टॉपिक के अंदर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये Sir, बेसिक मैथ्स का टॉपिक 3 है। 45. आर्यन का आंसर आया, डिम्पल का भी आंसर आया, गुड। दिस इज टॉपिक 3 वेक्टर। पहला डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा इंटीग्रेशन, दिस इज थर्ड टॉपिक कॉल्ड एज वेक्टर। ये तीनों के तीनों मैथमेटिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं जो हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, बी आया है 45 डिग्री, गुड। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ 1 मिनट, बच्चों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वेरी गुड। एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म करेगा? यस राधिका, सुदर्शन आला का बेटा? सॉल्विंग सर। करो, सॉल्व करो। दिव्याचा आला आंसर? श्रद्धा, श्रेया, वसुंधरा, युक्ता, से देखो अभी विजुअलाइज करते हैं इसको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा वेक्टर टॉपिक सिखा देगा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पे वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, इतना ही लिखा है। अगर इसको हम लिखेंगे, ये तो मैथ्स में लिखा है, मैथ्स के फॉर्म में लिखा है, इसको हम ग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा? यहाँ पे हमने देखा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए कैप, जो कितने वेक्टर से बना हुआ है, 2 वेक्टर से बना हुआ है। एक So, वेक्टर B एक्स आता। डायरेक्शन का, यस अभी देख लो यहाँ पे, और एक वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, 2 वेक्टर से बना हुआ है। इसके 2 कंपोनेंट्स हमें दिए। आई कैप के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होगा ना। अगर सिंपली कोई नंबर लिखते तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अगर इसको हम ग्राफिकली लिखेंगे तो आई कैप कितने मैग्नीट्यूड का है एक्स डायरेक्शन में, 1, ठीक है। इसका 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। हमें इसका यूनिट नहीं पता ना, तो हम यूनिट लिख लेते हैं बस, 1 यूनिट। और जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये जे कैप का कोएफिशिएंट हमने देखा, कुछ लिखा नहीं होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो ए वेक्टर है, अभी देखो थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ 1 वेक्टर, राइट, दिस इज़ अनदर वेक्टर। अभी इन दोनों को मिलके क्या बना है, ये ए वेक्टर बना है, ठीक है। और वो कहाँ होगा, मैंने बताया
कि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में ही ये कहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ होगा, ये दिस इज़ नथिंग बट यूर ए वेक्टर, जिस किससे बना हुआ है, ये इन दोनों वेक्टर से बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर से ये वाला वेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये वेक्टर कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है यहाँ पे, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो बताओ। हमें ये नहीं पूछा कि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना, वो तो 90 डिग्री है, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, हमें वो नहीं पूछा है। हमें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है वो पूछा है। तो बड़ा सिंपल, हम यहाँ पे देख सकते हैं वो, अगर सेम डायग्राम में यहाँ पे सेपरेटली निकालूँ, यहाँ पे ये हमें पूछा है हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल, मान लेते हैं वो अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन डालेंगे, मैं इस एंगल को थोड़ा छोटा कर दूँ यहाँ पे ताकि उसका प्रोजेक्शन वहाँ पे मैच हो जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ की, कोई मुझे बता सकता है कि ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल ही एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ये लाइन निकाली है, बस इतनी सी बात पकड़ लो, ये बार बार लगातार आएगा हमें, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, क्यों लाइन खींची? क्योंकि मुझे ऐसा ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसकी लेंथ कितनी होगी, इस वेक्टर के बराबर होगी, क्योंकि उसके एग्जैक्टली पैरेलल लाइन खींची है मैंने, वो उसके पैरेलल ही होगी बेटा, राइट। तो ये 1 यूनिट का हो गया, ठीक है। और ये कितना है, ये वाला वो इसके बराबर है, उसको ज़्यादा विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये 1 यूनिट। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से tan अल्फ़ा को, tan अल्फ़ा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, tan अल्फ़ा ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये अपोजिट और एडजेसेंट साइड पता है, मुझे हाइपोटेनस नहीं पता है, हालांकि वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गो विद tan, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों साइड्स हमें पता है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि हम यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते, वो आ जाएगा √2, वो हमारा फॉर्मूला है ना, √p² + q² + 2pq cos थीटा से। तो यहाँ पे हमें एंगल पूछा था, हमने tan अल्फ़ा लिया, अपोजिट में 1 है और एडजेसेंट में भी साइड कितनी है 1 है। तो अल्फ़ा कितना आ रहा है यहाँ से हम लिखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ क्योंकि बच्चों को वो tan इनवर्स जल्दी नहीं समझता है यहाँ पे। तो लेट मी राइट वेरी बेबी स्टेप्स। आई राइट tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, राइट। हमें अल्फ़ा का आंसर पूछा है ना, ये तो tan अल्फ़ा का आंसर 1 आया है। तो अल्फ़ा को जब हम लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है, जब मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इतना ही सिंपल सा होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 कब आएगी tan के टेबल में, कब आती है वो, हमने कहा 45 में आती है वो। तो इसका आंसर कौन सा होगा 45 डिग्री। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 45 डिग्री। तो यस, फ्रॉम दिस गिवन इन्फॉर्मेशन हम ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आगे क्रिएट कर देता हूँ, एंड फाइंड, अलग अलग कलर से करते हैं इसे, और मैंने अगर कहा यहाँ पे एंड ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसका, मतलब यही वेक्टर को हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 2 × 1 × 1 × कॉस थीटा को कितना लिख सकता हूँ मैं, आई होप बच्चे मेरे से कनेक्टेड है। थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने माना P, इसको मैंने माना Q, ये हमारा रिजल्टेंट R जैसा दिखता है, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा 1 + 1 + cos 90 0 होता है, ये टोटल टर्म 0 होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये √2 आएगा इसका। या ये ट्रिग्नोमेट्रिक से भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रायंगल से भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 है तो हाइपोटेनस कितना आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2, ठीक है। थोड़ा समअप कर लेते, 2-3 चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे हो गई है, हो सकता है बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया हो। देखो हमें बस इतना ही पूछा था कि ये जो वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर के अंदर ये जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना। तो हमने पहले इसको विजुअलाइज किया
कि अगर इसको ग्राफिकली निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो ये वेक्टर दो वेक्टर से बना हुआ है, ये 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड 1 यूनिट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हमें ये जो रिजल्टेंट फॉर्म हुआ है वो बीच में ही आएगा, इन दोनों के, इन दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आता है, ठीक है। तो उसका एंगल हमें पूछा था, मतलब ये अल्फ़ा हमें पूछा था। तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन हमने कर दिया, कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट के बराबर होगी 1 यूनिट। tan अल्फ़ा ले लिया हमने। tan अल्फ़ा ही क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट साइड हमें पता है। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, वो यहाँ निकालिए, वो बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सो tan अल्फ़ा 1 आया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हमें एंगल मिल गया। फिर हमें किसी ने पूछा कि अच्छा इसका रिजल्टेंट क्या आता है, मतलब इसकी एडिशन नंबर वाइज कितनी आती है। तो हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये √p² + q² + 2pq cos थीटा, दो वेक्टर को ऐड करने का वो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे देखा इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1², इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2pq 1 × 1 cos थीटा, थीटा कौन सा लेना है, रिजल्टेंट वाला ने, दो कंपोनेंट है उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया, ठीक है। ये 45 डिग्री क्या है फिर सर, ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। 90 डिग्री क्या है सर, ये दो कंपोनेंट्स हमने लिए उनके बीच का एंगल है वो। आई बात समझ में, चलो तो ये एंगल का कुछ खेल है। और एक क्वेश्चन करते हैं दिमाग की बत्ती जलाने की, फिर से और एक बार कोशिश करते हैं। क्या ये क्लियर है, फील फ्री टू आस्क मी, काही डाउट असेल तर बिल्कुल बिंदास्त विचार, ठीक। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, यहाँ पे अर्थिंग के कारण थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। एग्जाम्पल 5, द एंगल मेड by the vector a is equals to, इस बार हम लेते हैं ना 2i कैप ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप विथ y एक्सिस। इस बार x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, y एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है। इज 4 ऑप्शन दे दिया, tan इनवर्स ऑफ 3/2 दूसरा ऑप्शन दिया है, tan इनवर्स ऑफ 2/3 तीसरा ऑप्शन दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 ऑन डी कॉस, ये -1 को इनवर्स कहते हैं, राइट, 2/3। चलो बच्चों ट्राई करो इसे। सर ए ऑप्शन, ये ऑप्शन आया है, ओके लेट्स सी। और मुझे प्रॉम्प्ट कीजिए आंसर, किसका आंसर आया है, अपने अपने स्पीड से करो। Sir, B. बी आलं. चलो देखते हैं. ये ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप. अभी हमें इसका मीनिंग पता है, ग्राफिकली ये कैसे दिखेगा. आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है. आई कैप मतलब एक्स दिशा में कितना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, 2 यूनिट. दिस इज 2 यूनिट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. प्लस है तो ऊपर की तरफ आएगा 3 यूनिट. माइनस होता तो ये नीचे निकालते, वो भी केस आगे कवर करेंगे. सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा बीच में प्लस ही आएगा थोड़ी देर के लिए. तो 3 यूनिट ऊपर आया, ठीक है. और इसका आंसर जो है मतलब ए वेक्टर वो कहाँ आएगा, इसके बीच में ही आएगा. उसका हमें वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछा है. पिछली बार एक्स एक्सिस के साथ पूछा था, इस बार वाई एक्सिस के साथ पूछा है.
तो हमने कहा अभी तो बहुत ही सिंपल सा, अभी एक स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। हमने देखा कि यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन निकालो, ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वंस वी आर हैबिचुअल टू दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसके पैरेलल निकाल दिया, ठीक है। उसके पैरेलल ही होगा वो, यस, क्योंकि ये रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ इतना आता है, तो ये लाइन भी खींचोगे तो ये भी 2 यूनिट्स आएगा। तो tan अल्फ़ा, ज़्यादातर tan अल्फ़ा से ही हम आंसर निकालते हैं, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट में दोनों वैल्यूज़ गिवन हो। सर आप हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हो? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो उसके सामने वाली साइड अपोजिट होगी, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अगर ये हाइपोटेनियस है तो एडजेसेंट तो 3, यही बचेगी 3। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल के आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो हमने देखा कि ये कहीं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी। इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टूल है ये। एडिशन तो अभी विजुअलाइज हो गया है हमें। अभी एक पॉइंट इसके अंदर और कवर करते हैं। हमारी एडिशन हो गई, हमारी नैया 60% पार हो गई इस टॉपिक की, 40% बाकी, दैट इज़ कवर्ड इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक चीज़ और है एडिशन के अंदर, एडिशन के अंदर नहीं, एडिशन के बाहर, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। वो देख लेते थोड़ा सा। हो गया इसकी प्रैक्टिस। हमने 4-5 सवाल किए एडिशन के अंदर। हमने देखा कि ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये वाला फॉर्म। पेंसिल इज नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्ड, यस, ठीक है। एक हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल और छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब एक प्रकार से किसी भी क्वांटिटी का एड्रेस हमें बताना है। ग्राफिकली इसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बचपन से हम इसे जानते हैं, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है 1,1,-1, ठीक है। एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है, मानते हैं ये है 2,-3,4, ठीक है। एक्चुअली में ये थोड़ा नीचे आएगा ना पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका -3, लेकिन मानते हैं, ठीक है। हमें किसी ने पूछा कि ये ए टू बी लेंथ कितनी है और कितना एंगल ये फॉर्म कर रही है। देखो सवाल को गौर से सुनना। ये ए टू बी अगर मैं ये कोऑर्डिनेट के बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर बन जाएगा मतलब एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी ए से लेकर बी तक, कि मैं कहूँगा ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बताओ और ए से लेकर बी तक वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है वो बताओ। तो ये जो 2 सवाल है, लेंथ कितनी है ए टू बी और कितने एंगल पे है ए टू बी ओरिएंट हुआ है, ये दोनों चीज़ें एक रिप्रेजेंटेशन से हम बता सकते हैं, जिसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो पोजीशन दर्शा रहा है यहाँ से ए टू बी की। तो यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से इसे लिख सकते हैं। लेट्स से कि वो ए बी वेक्टर से हम दिखाएंगे, कोई सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, हम पी यूज़ करेंगे, क्यू, कुछ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए बी हम एक लेटर यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट सॉरी पोजीशन वेक्टर। करना कुछ भी नहीं है, हमें पता है ना एक कोऑर्डिनेट फॉर्म हमें जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे वैसे करेंगे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये फॉर्मूला के तहत हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। जब कभी भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें पूछा है कि पोजीशन वेक्टर बताओ, तो इसका मीनिंग बहुत ही साफ है कि एक लाइन यहाँ पे खींचनी है और इस लाइन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। बस इस लाइन का एक वेक्टर फॉर्म में कुछ इक्वेशन आएगा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो हम ए बी लिख रहे हैं, ठीक है। फाइनल एरो कहाँ के तरफ है? बी के तरफ है, मतलब बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x2 होगा और ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा। सिमिलरली फॉर y एंड z,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, होल्ड ऑन, दोबारा समझाऊंगा मैं ये, जिसको समझ में नहीं आई होगी बात। y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -3 -1, -3 -1 j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे हम, 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1 लिखेंगे k कैप। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको रिविजिट करते हैं। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, I तो 1 cap. को आई कैप ही लिखेंगे, ठीक है। बीच में प्लस आएगा कि माइनस, वो इससे पता चलेगा, -3 -1 -4 जे कैप। और यहाँ पे हमने देखा, मैं थोड़ा इसको सर्कल को ठीक से निकालूँ, यहाँ पे देखा हमने 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होगा, -5 k कैप, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर आ गया मतलब ये कोई एक लाइन है, अभी ये इक्वेशन के अंदर मैग्नीट्यूड छुपा है और इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये स्पेस में निकाली हुई लाइन है, ठीक है। सिर्फ x और y के फॉर्म में आंसर आता, मतलब सिर्फ एक्सक्यूज मी, i और j के टर्म में आंसर आता, मतलब हमने एक्स वाई प्लेन में वो लाइन निकाली है, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझते हो ना, ये मैं माइक ऑन, ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेन है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है। अगर लाइन मतलब कोई भी इक्वेशन i और j है, लाइक से मान लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप, हमने ऐसा लिखा है, और वो अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो वो लाइन ऐसी हो रहेगी, मतलब ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं i j के 3 यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमारा आंसर आया, मतलब वो लाइन कहाँ होगी, कुछ ऐसी दिखेगी, टेढ़ी, देख रहे हो, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, तो ये लाइन ऐसी ना दिखते हुए लाइन कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी। जस्ट विजुअलाइजेशन करना है हमें, ठीक है, कि 3 डायमेंशनल ये लाइन दिखेगी, ऐसे ना दिखते हुए लाइन कैसी होगी, इस प्रकार से, ठीक। इतना ज़्यादा इसको खींचने की भी ज़रूरत नहीं थी, बाय द वे, फाइन। सो लेट्स कंक्लूड दिस। पोजीशन वेक्टर को हम कंक्लूड करते हैं अभी। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक लाइन है, सिंपल लाइन की कुछ लेंथ है और लाइन किसी एंगल पे ओरिएंटेड है, उसको हमने नाम दिया पोजीशन वेक्टर। तो नाम दिया पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा उसे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ए और बी 2 पॉइंट्स लिए जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, -1, 2, -3, 4, ठीक है। तो ये एक्चुअली में यहाँ तो नहीं होगी, लेकिन हमने एक जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया, क्योंकि -3 y कोऑर्डिनेट तो नीचे दिखाने चाहिए ना, एक्चुअली में लाइन कुछ इस प्रकार से दिखानी चाहिए हमें, ठीक है। तो इस फॉर्म से हम वेक्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप, इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो हमने देखा ए बी वेक्टर, मतलब हम ए से लेकर बी की तरफ एरो कर रहे हैं, मतलब फाइनल पॉइंट ये है, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज फाइनल पोजीशन, और ये क्या थी इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो हमने ए बी वेक्टर जब लिखते वक्त हमने देखा कि फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिखो, दैट इज 2 माइनस इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट 1। सिमिलरली वाई और जेड को लिखा, और ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ए बी, ठीक है, बहुत सिंपल। इसको मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन इसको हम सीधा सीधा क्या करते हैं, अंडर रूट में 1² प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब हम जानना चाहते हैं कि ये लेंथ कितनी है, ये ए बी की लेंथ कितनी है। तो अगर सिर्फ आई और जे में होता तो हम देखते कि इनके बीच में एंगल है, तो a² + b² + 2pq cos थीटा उस फॉर्मूला से आंसर आता था, लेकिन यहाँ पे तो ये 3 कोऑर्डिनेट से बना हुआ है ना आई जे के, तो इसके लिए जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सिंपली आई जे और के कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इसकी अगर लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे दैट विल बी 1 + 16 + 25, तो ये कितना आएगा बच्चों, 42 √40 √42 उसकी लेंथ होगी यूनिट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पोजीशन वेक्टर को भी देखा।
ज़रूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक 100% एक ही शॉट में समझ में आए, ठीक है। तो इसके ऊपर रिवीजन लेक्चर भी आएगा, और जब हम किसी टॉपिक के अंदर जाएंगे, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, कोई भी टॉपिक रहे, XYZ टॉपिक, उसके अंदर जहाँ जहाँ ये वेक्टर का कंसर्न आएगा वहाँ मैं इसका एक ओवरव्यू भी दे दूंगा, ताकि तुम लोगों को उसको एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए इसकी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। कल हम मिलेंगे, फ्रेश मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और कल ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, फिजिक्स का मेन पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे 1D मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।